सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा की साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं के छात्र हैं और आपका भी टारगेट है 90 प्लस मार्क्स लाना, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख के ही जाना। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल हमारा क्या करता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। पहला ऑप्शन में दिया गया 2 गुनी, ऑप्शन बी में दिया गया आधी, ऑप्शन सी में दिया गया चौथाई और ऑप्शन डी में दिया गया इक्वल यानी बराबर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो यार जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख के चले आइए। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, नेत्र अर्थात आँख की जब फोकस दूरी कम हो जाती है ना, तो उस व्यक्ति के आंख में निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान में क्या परिवर्तन होता है। आप सभी को मालूम होगा कि लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो मान है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखिए। क्वेश्चन 4 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, IR²। उसके बाद में अगला सवाल देखिए कि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन 5 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी पक्षमाभी मांसपेशियों के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 क्या कहता है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है विद्युत मोटर। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल हमारा कहता है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। आसान शब्दों में कहे तो सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट लगा रहता है वो किस तत्व का बना होता है। तो टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से एक साधारण प्रिज्म होते हैं जिसमें एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 सतहों से घिरे रहते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि यदि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा होगा। उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर तो मालूम होगा कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार के बराबर बनता है तो जाहिर सी बात है वो समतल दर्पण होगा, क्योंकि समतल दर्पण में ही किसी भी वस्तुओं का समान साइज का प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, माइकल फैराडे के द्वारा ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देखिए। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है दोस्तों याद रखिएगा, आकाश का जो रंग नीला है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि समान नेत्र अधिकतम कितनी दूरियों तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। आसान शब्दों में कहे तो मनुष्य के आँख कितनी दूरियों तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। तो ये अनंत तक देख सकता है, इसका कोई भी अभी तक लिमिट नहीं किया गया है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन 12 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दूर दूरी बोला जाएगा तो अनंत हो जाएगा, न्यूनतम दूरी बोला जाता तो 25 सेंटीमीटर आंसर हो जाता। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है और डी 0 के बराबर होते हैं। और डायोप्टर कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर के ऑप्शन में डायोप्टर या डी ना देकर CM⁻⁻1 नहीं बल्कि M⁻⁻1 दिया जाता है। ये भी डायोप्टर का कहीं ना कहीं सांकेतिक चिन्ह होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखिए, कहता है कि अभिक्रिया CuO+H2 यानी
कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये Cu+H2O बनाता है, यानी कॉपर प्लस जल बनाता है। इसमें किसका उपचयन होता है? तो ध्यानपूर्वक यदि आप इस अभिक्रिया को देखेंगे तो आप पाएंगे इसमें H2 यानी हाइड्रोजन गैस का उपचयन होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन 15 क्या कहता है, क्वेश्चन 15 को देख लीजिए कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि सोडियम का सांकेतिक चिन्ह Na होता है, इसका लैटिन नेम नेट्रियम होता है। और सोडियम की संयोजकताएं कितना होती है दोस्तों, तो ये 1 होती है। वहीं पे इसका परमाणु संख्या 11 होती है। परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 23 होती है। उसके बाद में अगला सवाल देखिए कि एल्केन का समान सूत्र क्या होता है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल बहुत ही ज़्यादा बार देखा जा चुका है, तो याद रखिएगा एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्कीन का होता है यहाँ पे CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो ये सभी के सभी आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। अगला सवाल कहता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। क्या होता है? 7 के बराबर होता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 18 क्या कहता है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, तो वहीं पे वर्गों की संख्या 18 होती है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यदि आवर्त पूछा जाता तो 7 आंसर हो जाता। उसके बाद में कहता है कि कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है। आप सभी को मालूम होगा कि कोई भी धातु विद्युत का सुचालक नहीं होता है सिवाय अपवाद के। तो अपवाद में ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का कुचालक नहीं बल्कि सुचालक होता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कार्बन क्या है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाट इज कार्बन, अर्थात कार्बन क्या है। तो दोस्तों कार्बन एक नॉन मेटल है, यानी अधातु है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। आसान शब्द में कहे, देखिए अम्ल के 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं प्रबल अम्ल तो दूसरा होते हैं दुर्बल अम्ल। तो देखिए HCl जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, तो ये आपका प्रबल अम्ल है। उसके बाद में HNO3 इसे हम लोग भी प्रबल अम्ल कहते हैं। H2SO4 जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ये भी हमारा प्रबल अम्ल है। लेकिन CH3COOH जो चींटी के डंक में पाया जाता है, यह एक फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है। इससे ही हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल देखिए पोटेशियम अर्थात के की परमाणु संख्या कितनी होती है। आप सभी को बता दें कि पोटेशियम की लैटिन नेम जो होता है वो कैलियम होता है, जिसका सांकेतिक चिन्ह के होता है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है, ठीक है, और इसका परमाणु द्रव्यमान 39 होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 22 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः बायोगैस है। यहाँ पे आप सभी को बता दें कि बायोगैस के उदाहरणों में से प्रमुख उदाहरण CH4 होता है, जिसे हम सभी मीथेन गैस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आसान शब्दों में कहे तो आपसे पूछा गया है कि साधारण नमक अर्थात खाने वाला जो आयोडीन युक्त नमक होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये सोडियम क्लोराइड होता है, जिसे रासायनिक संकेतों में NaCl कहा जाता है। Na को माने तो सोडियम, Cl का मतलब क्लोरीन अर्थात सोडियम क्लोराइड। उसके बाद में कहता है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 25 का जो सही जवाब होगा ना ऑप्शन सी होगा, अर्थात किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे C+O2 बराबर क्या बनता है, तो CO2 बनता है ना जी। तो यहाँ पे C यानी कार्बन, O2 यानी ऑक्सीजन गैस, ये दोनों के दोनों क्या है, तो ये अभिकारक है। और CO2 जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे, ये क्या है, तो प्रतिफल है। उसके बाद में अगला सवाल करता है कौन शून्य वर्ग का तत्व है। दोस्तों शून्य वर्ग का जो तत्व होता है आवर्त सारणी में आपको पूरे दक्षिण की तरफ देखेंगे तो ऊपर से नीचे लेकर लगभग 6-7 तत्वों का नाम दिए गए होंगे, जिसमें से पहला तत्व हीलियम होगा। इस प्रकार से हीलियम, रेडान, जिडान, नियान, क्रिप्टान, नियान, ये सभी के सभी शून्य वर्ग का तत्व होते हैं और यही तत्व अक्रिय तत्व भी कहलाते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, He अर्थात हीलियम। उसके बाद में अगला सवाल कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए
कौन कौन से पदार्थों का होना काफ़ी ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो याद रखिएगा, सपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये सभी का सभी होना आवश्यक है। इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला सवाल क्वेश्चन 28 कहता है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी अंगों की बात करें तो क्वेश्चन का सही जवाब पत्ती हो जाएगा, क्योंकि हरित लवक, ग्राना, एस्टोमा, ये सभी के माध्यम से प्रकाश हमें नहीं मिलती है। लेकिन पौधों में पाए जाने वाले पत्तियाँ एक ऐसे पदार्थ हैं जो प्रकाश संश्लेषी अंगों के रूप में माने जाते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। पहला ऑप्शन यकृत, अग्नाशय, अंडाशय, एंड्रीनल। तो इससे याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है उसे लीवर ग्रंथि कहा जाता है। तो लीवर हो गया अंग्रेजी, और इसी को हिंदी में यकृत कहा जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। सबसे बड़ा शिरा अर्थात महाशिरा वैनाकीय होता है। सबसे बड़ा ऊतक तंत्रिका ऊतक होता है। तो वहीं पे सबसे बड़ा कोशिका न्यूरॉन कोशिका यानी तंत्रिका कोशिका होता है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 30 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 30 क्या कहता है कि पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों पादप में जाइलम जो उत्तरदायी होते हैं ये किसके लिए होते हैं। पहला ऑप्शन जल के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, एमिनो अम्ल के वहन के लिए, ऑक्सीजन के वहन के लिए। याद रखिएगा, पादप अर्थात पौधों में जो जाइलम उत्तक पाए जाते हैं ये जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में कहता है एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे कुछ 31 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। एक कोशिकीय शैवालों में जल का जो परिवहन है वो विषम क्रिया के द्वारा होता है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 32 क्या कहता है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है ना जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 32 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 2। और यहाँ पे एक और सवाल पूछे जाते हैं कि मेढक में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो 3 होती है। मनुष्य में अर्थात मानव में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो 4 होती है। बायां अलिंद बायां निलय, तो वहीं पे दायां और दायां निलय होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन 33 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो दोस्तों एमिनो अम्ल के जो विखंडन से बनता है ना वो क्या बनता है जी। तो यहाँ पे बनता है बी और सी दोनों, यानी CO यानी कोक भी बनता है और NH3 यानी अमोनिया भी बनता है। अगला सवाल कहता है ऑक्सीजन है। तो दोस्तों ऑक्सीजन पूछा गया है। ऑक्सीजन क्या है। तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है ना जी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 35 क्या कहता है कि एक नर हार्मोन है। दोस्तों नर हार्मोन की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन जो है ना यह एक नर हार्मोन है। बाकी के एड्रीनालिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रो यानी सभी के सभी मादा हार्मोन है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसके बाद में कहता है कि इनमें से कौन सी अलैंगिक जनन की विधि है। पहला ऑप्शन में दिया गया विखंडन विधि, मुकुलन विधि, द्विखंडन विधि, इनमें से सभी। तो आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि जनन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लैंगिक जनन तो दूसरा होती है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन की प्रमुख विधि में विखंडन विधि, मुकुलन विधि, बीजाणुजनन विधि, द्विखंडन विधि, ये सभी के सभी विधियाँ पाए जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। अगला सवाल करता है प्रागकोश में होते हैं, अर्थात प्रागकोश में क्या पाए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रागकोश में बाह्यदल, अंडाशय, अंडक ये तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन परागकण पाए जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल कहता है आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। तो दोस्तों आनुवंशिक गुणों का जो संदेश होता है वो DNA के अणुओं में होता है। इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा DNA। इसका पूरा नाम डिऑक्सी न्यूक्लिक राइबोन्यूक्लिक एसिड अर्थात अम्ल होता है, यह भी याद रखिएगा। अगला सवाल करता है किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, आनुवंशिकी या आनुवंशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, जिन्होंने आनुवंशिकता के सिद्धांत को देने के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था। उसके बाद में अगला सवाल करता है हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। हाइड्रिला के जो पौधे होते हैं उसमें रंध्र ना ही पत्तियों में पाए जाते हैं, ना ही तना पे पाए जाते हैं,
ना ही पतिया एवं तना दोनों पे पाए जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब नाना वैभव हो जाएगा, अर्थात इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को 1 से लेकर 40 तक के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन कर पाया हूँ। आगे आने वाली पार्ट में आप सभी को देखने को मिलेगा 41 से लेकर 80 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।